स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में इसेंटियल कमोडिटीज एक्ट भी कहते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिससे आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा मौजूदा गवर्नमेंट द्वारा बताया जा रहा है। आज हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है ये देखेंगे और साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या संशोधन और बदलाव किए गए हैं, इसको भी यहाँ हम कवर करेंगे। और इसकी महत्वपूर्ण धाराएं जो कि अक्सर सुर्खियों में रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। दूसरा, इसे कब लागू किया गया था। तीसरा, इसका क्या उद्देश्य था। चौथा, इसमें क्या-क्या संशोधन किए गए थे। पांचवा, इनमें आवश्यक वस्तु की श्रेणी में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल की गई हैं। छठवां, इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 क्या है। सातवां, इसमें दंडात्मक प्रावधान कौन-कौन से हैं। आठवां, अगर कोई आपसे कोई वस्तु का ज्यादा दाम वसूलता है या जमाखोरी करता है, तो आप इसकी शिकायत कहाँ और कैसे करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? भारत सरकार द्वारा 1955 में आवश्यक वस्तुओं को रेगुलेट या विनियमित नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें आलू, प्याज, दाल इत्यादि जो एक आम नागरिक को अत्यंत आवश्यक होती है, ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसमें कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु में शामिल किया गया है और कुछ को इस एक्ट से बाहर किया गया है। इसे 1 अप्रैल 1955 को लागू किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य आवश्यक वस्तु की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना, जिससे कि सभी को उचित मूल्य पर खाने का सामान उपलब्ध कराया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइजर को दिनांक 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया था और अब सितंबर 2020 में आलू, प्याज, टमाटर, अरहर, उड़द, सेहत, सभी दाल को और सरसों के साथ सभी तिलहन से भंडारण की सीमा को समाप्त करने का बिल दोनों सदनों में पारित करवाया। आपको बताते चलें कि आम आदमी को अधिक कीमत आवश्यक वस्तु के लिए न देनी पड़े, इसके लिए उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध करती है, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है।
सरकार इस लिस्ट में समय-समय पर बदलाव करती रहती है। माना जा रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस बिल को दोनों सदनों में पास करने का सरकार का साफ मकसद है कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना। केंद्र सरकार का मानना है कि संशोधित विधेयक से उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आज़ादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। आइए अब देखते हैं आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल की गई हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 उपखंड क के अंतर्गत 7 बड़ी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है औषधि, दवाइयाँ। दूसरा उर्वरक, चाहे कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित हो। तीसरा खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य, दाल, चावल, गेहूं, गन्ना, गुड़, चीनी, तेल और तिलहन शामिल है। सितंबर 2020 से संशोधित बिल द्वारा अब हटा दिया है। चौथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद। पांचवा पूर्णतया कपास से बना सूत। छठवा कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल। सातवां खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट और कपास के बीज। समय-समय पर सरकार देश की परिस्थिति के अनुसार इन 7 आवश्यक वस्तुओं को श्रेणी में अन्य आवश्यक वस्तुओं को जोड़ सकती है और हटा सकती है। हाल ही में देश-विदेश में फैली कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए इस सूची में 2 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची में जोड़ा गया है, मास्क और सैनिटाइजर। आइए अब देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 3 और 7 क्या-क्या है। धारा 3 की उपधारा 1, यदि केंद्र सरकार का यह विचार हो कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या वस्तु बढ़ाने के लिए या उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है और भारत की रक्षा के लिए या सैन्य संचालन के कुशल संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य को नियमित या प्रतिषेध के लिए प्रावधान कर सकेगी। धारा 3 उपधारा 2 उपधारा 1 में दी गई शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया जा सकेगा। पहला, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस द्वारा या अन्यथा विनिमय के लिए प्रावधान। दूसरा, किसी बंजर भूमि या कृषि भूमि को चाहे वह किसी भवन से जुड़ी हो या न हो, उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट फसलों के उगने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः फसलों और विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती को बनाए रखने या बढ़ाए रखने के लिए प्रावधान किए जा सकेंगे। तीसरा,
ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सके। चौथा, किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, उपयोग, प्राप्ति, प्रयोग या उपभोग का लाइसेंस, परमिट द्वारा अन्यथा विनिमय। छठवां, सामान्यतः बेचे जाने के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को बेचने से रोकने पर प्रतिबंध लगाना। सातवां, किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है, वह उसके उत्पादन में या उसे बेचने या खरीदने के कारोबार में लगा हुआ है, यह उम्मीद करना कि वह उस संपूर्ण मात्रा या उसके कुछ भाग का जिसे वह स्टॉक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया हुआ है या जिसे वह प्राप्त करता है या उत्पादन की बिक्री करेगा, किसी ऐसी वस्तु की दशा में जिसका वह संभवतः उत्पादन करेगा या संभवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस संपूर्ण वस्तु या उसके कुछ भाग की बिक्री करेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान क्या हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत जो भी कोई इसका उल्लंघन करेगा तब उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उसे 6 माह के लिए नजरबंद भी किया जा सकता है। अब इसे रोकने के लिए शिकायत कैसे करेंगे? राज्य सरकारों को उपरोक्त दोनों चीजों की शिकायत कराने के लिए हेल्पलाइन जारी करने की सलाह दी गई है। वैसे अगर आपसे कोई वस्तु का ज्यादा दाम वसूलता है या जमाखोरी करता है तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-114-000 पर कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन शिकायत www.consumerhelpline.government.in पर की जा सकती है या आप मेल के माध्यम से भी DSADMIN-CA@nic.in पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसमें क्या अपराध बनता है, कैसे इस धारा को लागू किया जाएगा, इस धारा को करने पर क्या सजा होगी, इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है। यदि फिर भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ शंका अगर आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।